नमस्ते सबको और द क्लिनिकल कोर्टरूम के इस सेशन में आपका स्वागत है। एज अ फ्यूचर डॉक्टर, इंडिया में आपकी ड्यूटी सिर्फ हॉस्पिटल के वार्ड्स तक ही सीमित नहीं है। आज हम मेडिसिन और कानून के बीच के फासले को कम करेंगे और आपको वो प्लेबुक देंगे जो आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आने वाले लीगल प्रोसीजर्स को हैंडल करने में मदद करेगी। सबसे पहले हमारे लीगल सिस्टम के ढांचे को समझते हैं। सबसे ऊपर नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, जिसके कानून पूरे देश पर लागू होते हैं। उसके नीचे राज्यों के हाई कोर्ट्स आते हैं। आपकी मेडिको लीगल लाइफ में सेशंस कोर्ट और मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स का रोल सबसे अहम होगा। ध्यान रहे कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 7 साल तक की सजा दे सकते हैं, जबकि फर्स्ट और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की पावर्स कम होती है। साथ ही किसी भी अननेचुरल डेथ जैसे सुसाइड या एक्सीडेंट के मामले में इंक्वेस्ट यानी कानूनी जांच की जाती है, जो इंडिया में आमतौर पर पुलिस या मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। कोर्ट आपको समन्स के जरिए गवाही के लिए बुलाता है। यहां सिविल और क्रिमिनल केसेज के बीच का अंतर जानना बहुत जरूरी है। सिविल केसेस में आपको कॉन्डक्ट मनी दी जाती है। ये वो फीस है जो समन देते समय आपके आने जाने के खर्चों के लिए दी जाती है। अगर ये नहीं दी गई तो आप जज से अपील कर सकते हैं, लेकिन क्रिमिनल केसेस में कोई एडवांस फीस नहीं मिलती। यहां हाजिर होना अनिवार्य है क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है। अटेंडेंस से मना करना कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। आप अपना भत्ता यानी एलाउंस गवाही के बाद सरकारी नियमों के हिसाब से क्लेम कर सकते हैं। विटनेस बॉक्स में आपकी भूमिका अलग अलग हो सकती है। एक कॉमन विटनेस सिर्फ वही बताता है जो उसने देखा या महसूस किया, लेकिन एक एक्सपर्ट विटनेस के तौर पर आप अपनी मेडिकल साइंस और स्पेशल नॉलेज से कोर्ट को सबूतों को समझने में मदद करते हैं। गवाही देना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर आप उस विषय में क्वालिफाइड नहीं तो आप मना भी कर सकते हैं। एक और जरूरी बात, हॉस्टाइल विटनेस। अगर कोई गवाह सच छुपाता है या जानबूझकर गलत गवाही देता है तो कोर्ट उसे होस्टाइल घोषित कर देता है, जिससे उसे बुलाने वाला वकील ही उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है। कोर्ट में एविडेंस आपका सबसे बड़ा हथियार है। ओरल एविडेंस यानी मौखिक गवाही सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन मुमकिन है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आपके द्वारा दिए गए मेडिकल सर्टिफिकेट्स, मेडिको लीगल रिपोर्ट्स और डाइंग डिक्लेरेशंस आते हैं। याद रखें कि ये डॉक्यूमेंट्स आमतौर पर तभी स्वीकार किए जाते हैं जब आप खुद कोर्ट में आकर ओरल गवाही दें। हालांकि डाइंग डिक्लेरेशन और केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट्स इसके अपवाद हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स की सटीकता बहुत मायने रखती है। मेडिकल सर्टिफिकेट सिर्फ एक रजिस्टर्ड डॉक्टर ही दे सकता है। कभी भी डेड बॉडी को खुद देखे बिना डेथ सर्टिफिकेट न दें। अगर आपको किसी गड़बड़ या फाउल प्ले का शक हो तो सर्टिफिकेट देने के बजाय पुलिस को रिपोर्ट करें। सावधान रहें, झूठा सर्टिफिकेट देना आईपीसी सेक्शन 197 के तहत 7 साल की जेल का कारण बन सकता है। मेडिको लीगल रिपोर्ट्स लिखते समय ऑब्जर्व्ड फैक्ट्स और ओपिनियन को हमेशा अलग रखें और हर पेज पर अपने साइन करें। डाइंग डिक्लेरेशन मरते हुए व्यक्ति का आखिरी बयान है। इसे मजिस्ट्रेट द्वारा रिकॉर्ड किया जाना सबसे अच्छा है, लेकिन अगर समय कम हो तो आप यानी डॉक्टर भी इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपका मुख्य काम पेशेंट की मेडिकल सर्टिफिकेशन करना है, यानी ये सर्टिफाई करना कि पेशेंट कॉम्पोज मेंटिस है, मतलब वो होश में है और बयान देने की मानसिक स्थिति में है। बयान को पेशेंट के हूबहू शब्दों में ही लिखें और कोई भी लीडिंग सवाल न पूछें। अगर पेशेंट बोल नहीं सकता तो उसके इशारे भी कानूनी रूप से मान्य है। अक्सर स्टूडेंट्स डिक्लेरेशन और डिपोजिशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। इंडिया में हम डाइंग डिक्लेरेशन को मानते हैं, जो बिना कसम, ओथ के और आरोपी के वकील की गैर मौजूदगी में लिया जाता है। डाइंग डिपोजिशन कसम खाकर मजिस्ट्रेट के सामने लिया जाता है और इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन भी होता है, लेकिन यह प्रैक्टिस इंडिया में फॉलो नहीं की जाती। एविडेंस की सुरक्षा के लिए चेन ऑफ कस्टडी बनाए रखना बहुत जरूरी है। सैंपल के कलेक्शन से लेकर कोर्ट में पेश करने तक, हर बार जब वो किसी के हाथ में जाए
उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। चेन जितनी छोटी होगी, सबूत उतना ही मजबूत होगा। सैंपल्स को सही से लेबल करें। उसमें पेशेंट का नाम, तारीख, समय और आपके साइन होने चाहिए। एविडेंस के साथ कोई छेड़छाड़ या डैमेज नहीं होना चाहिए। कोर्ट में गवाही का एक निश्चित क्रम होता है। द ओथ। सबसे पहले आप भगवान के नाम पर सच बोलने की कसम खाते हैं। एग्जामिनेशन इन चीफ। जिस वकील ने आपको बुलाया है वो आपसे मेडिकल फैक्ट्स पूछेगा। क्रॉस एग्जामिनेशन। फिर विपक्षी यानी डिफेंस वकील आपसे सवाल करेगा ताकि वो आपकी रिपोर्ट की कमियां निकाल सके। शांत रहें और सटीक जवाब दें। री एग्जामिनेशन। अगर क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई भ्रम पैदा हुआ है तो उसे साफ करने के लिए फिर से सवाल पूछे जा सकते हैं। विटनेस बॉक्स में आपका व्यवहार प्रोफेशनल होना चाहिए। अपने साथ हमेशा ओरिजिनल रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स रखें। जज को सर या योर ऑनर कहकर संबोधित करें। सिंपल भाषा का इस्तेमाल करें। मेडिकल जार्गन से बचें। यस या नो में जवाब दें, लेकिन अगर स्पष्टीकरण जरूरी हो तो उस पर जोर दें। अगर आपको जवाब नहीं पता तो ईमानदारी से कह दें, आई डू नॉट नो। गुस्सा कभी न करें और न ही वकील से बहस करें। 2 बड़े खतरों से बचें, पर्जरी और कॉन्फिडेंशियलिटी मिथ। जानबूझकर झूठी गवाही देना पर्जरी है, जिसके लिए आईपीसी सेक्शन 193 के तहत 7 साल की सजा हो सकती है। दूसरी बात, कोर्ट में आप प्रोफेशनल प्रिविलेज का बहाना बनाकर पेशेंट की बीमारी की जानकारी नहीं छुपा सकते। आपको पहले जज से अपील करनी चाहिए, लेकिन अगर वो मना कर दे तो आपको जवाब देना ही होगा, वरना आप पर कार्रवाई हो सकती है। जब डॉक्टर खुद एक प्रतिवादी डिफेंडेंट होता है तो मामला सीपीए के तहत चलता है। डिस्ट्रिक्ट फोरम 20 लाख तक के क्लेम, स्टेट कमीशन 20 लाख से 1 करोड़ तक के क्लेम, नेशनल कमीशन 1 करोड़ से ऊपर के क्लेम। शिकायत 2 साल के भीतर दर्ज होनी चाहिए और यह कानून तभी लागू होता है जब आपने सेवा मुफ्त में न दी हो। निष्कर्ष में हमेशा इस बैलेंस को याद रखें। आपका पहला कर्तव्य जान बचाना है, लेकिन कानूनी सबूतों को सही से सहेजना आपकी दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जैसा कि एलन मोरिट्ज ने कहा था, अगर फैक्ट्स को सही से सुरक्षित नहीं किया गया तो बाद में हुई गलती को सुधारा नहीं जा सकता। इसलिए अपनी प्रैक्टिस में ईमानदार रहें और रिकॉर्ड्स को लेकर बहुत केयरफुल रहें। गुड लक और थैंक यू।